हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी डोमेन के सिलेबस के बारे में, यानी हमारा भूगोल डोमेन का पाठ्यक्रम क्या है, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बता दें आपको कि किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करने जा रहे हो तो एक बात आपको समझना बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है, उस एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न और उस एग्जामिनेशन का सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम। तो पेपर पैटर्न भी हम समझेंगे इस वीडियो में, और इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ज्योग्राफी डोमेन का डिटेल में सिलेबस क्या है, यानी हमें पढ़ना क्या है, इसमें किन किन जो है यहाँ पर चैप्टर्स को हमें अच्छे से पढ़ना है, तैयार करना है, ताकि हम ज्योग्राफी में 100% स्कोर कर पाए। ओके जैसे कि आप ये भी जानते होंगे कि भाई आपके एनसीटी में टोटल 7 टेस्ट पेपर्स होते हैं। कितने? 7 टेस्ट पेपर होते हैं, जिसमें 2 आपके पास लैंग्वेज होता है, 3 आपके पास डोमेन होता है, 1 आपके पास जीटी होता है और 1 आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। तो 3 डोमेन में जिन भी स्टूडेंट्स ने ज्योग्राफी डोमेन लिया है या फिर सोच रहे हो ज्योग्राफी लेने का, तो आप ये जो है हमारा ये वाला सिलेबस का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और अगर ज्योग्राफी में अगर आपको इंटरेस्ट है, अभी आप सोच रहे हो कि सर ज्योग्राफी ले, हिस्ट्री ले, पॉलिटी ले, अगर थोड़ा भी आपके मन में डाउट आ रहा है तो आप हमारा ज्योग्राफी का पहला जो लेक्चर है जो यूट्यूब पे एज अ डेमो अपलोडेड है उसको जाकर के देखिए। अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आता है तो जरूर आपको ये पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी बहुत शानदार सब्जेक्ट है और पूरे दुनिया के बारे में आपको समझना है, पूरे धरती के बारे में समझना है, तो बढ़िया से आप समझ जाओगे। ज्योग्राफी आप पढ़ लो, ठीक है। बहुत इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और ये मतलब सोशल साइंस और जो आपका जो नेचुरल साइंस है सबको कनेक्ट कर देता है। बढ़िया से समझना चाहते हो ज्योग्राफी को, मतलब पूरे धरती को समझना चाहते हो, और ह्यूमन और धरती यानी कि धरती माता जो मदर अर्थ कहते हो, नेचुरल इन्वायरमेंट, इसके बीच रिलेशन समझना चाहते हो, तो ये बढ़िया सब्जेक्ट है। आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में और मार्क्स तो आप 100% लेकर के आओगे ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई पेपर पैटर्न क्या है। तो पेपर पैटर्न की जब बात करते हैं तो इसमें आपको मतलब डोमेन का जो है उसके बारे में बात करें, डोमेन में 28 क्वेश्चन आएगा, चाहे वो हिस्ट्री डोमेन हो, चाहे पॉलिटी डोमेन हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कॉमर्स वाले कोई सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब डोमेन सब्जेक्ट है तो उसमें 28 क्वेश्चन में से 25 आपको बनाने होंगे, 3 आपको छोड़ना होता है, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो 25 क्वेश्चन बनाओगे तो 25 चौको 100, यानी कि आपका 100 नंबर का ये पेपर होता है। और हमारा टारगेट है कि 100% हमें लेकर के आना है। अब परसेंटाइल और परसेंटेज में अंतर होता है, कभी बाद में समझेंगे। परसेंटाइल अगर देखें हम तो परसेंटाइल हमको 100 लेकर के आना है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। इस बार 100% ये हमारा टारगेट है भाई कि ज्योग्राफी में इस बार 100% मैक्सिमम बच्चों को लेकर के आना है। और टोटल आपका 640 नंबर का होता है, 180 मिनट आपको समय मिलता है। ये पेपर टोटल जो 7 टेस्ट पेपर्स होते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, 180 मिनट 640 नंबर का आपका होता है, क्योंकि आपको 160 क्वेश्चन टोटल बनाने होते हैं, 4 क्वेश्चन का होता है, तो ये हो जाएगा 640 नंबर। लेकिन जब हम बात करते हैं सिर्फ ज्योग्राफी डोमेन की तो 100 नंबर का ये पेपर होता है। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर आपके कट भी जाते हैं, अगर सही करते हो तो आपके 4 नंबर यहां पर मिल जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग सिलेबस के ऊपर, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं बता दूं अपने बैच के बारे में, ठीक है। जो भी बच्चे जो है तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ज्योग्राफी के हमने शायद 3 क्लासेस भी हमने कर लिए हैं, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। जो भी बच्चे पेड कोर्स में हैं, पढ़ रहे हैं, वो लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि कैसा क्लास चल रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ने में। और ये बात करते हैं कि भाई हमारा जो बैच है ये अभी जो है चल रहा है, और इस पर अभी जो है 500 का आपका डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, तो आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। सब कुछ आपको मिल जाता है जो जरूरी है एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, ठीक है। सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और वहां से आप जो है कोर्स में जुड़ सकते हो, या फिर अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। चलिए आते हैं सिलेबस के ऊपर। देखिए, सिलेबस मैंने शुरू में कहा था कि बेहद इंपॉर्टेंट होता है समझना। क्यों जरूरी होता है भाई? इसलिए जरूरी होता है, इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो कि तुमको कहीं ट्रैवल करने जाना है, कहीं घूमना जाना है। सपोज कि तुम यहाँ बनारस में रहते हो, तुम्हें जो है उत्तराखंड घूमने जाना है, ऋषिकेश के पहाड़ों में जो है वादियों में उधर घूमना है, ठीक है। तो अगर तुम्हें घूमने जाना है तो तुम्हें बैग चाहिए, बैग पैक करोगे ना, तो उसमें कुछ सामान आप रखोगे। तो कौन से सामान रखोगे? वही सामान रख पाओगे ना जो है बेहद ही जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि भाई वहां पर टेबल चेयर भी आप टांग करके ले जा रहे हो, क्योंकि नहीं मैं टेबल भी लेके जाऊंगा, मैं चेयर भी, मैं गैस सिलेंडर भी लेके जाऊंगा, मैं वहां खाना बनाऊंगा, मैं बर्तन भी लेके जाऊंगा, ऐसा तो नहीं कर पाओगे आप। तो सिर्फ जरूरी चीजें जो आपके काम के लिए है, मतलब ट्रैवलिंग में जो काम आता है, जैसे एक बैग हो गया, कुछ कपड़े हो गए, कुछ खाने का, कुछ आपने ड्राई फ्रूट रख लिया, ऐसे कुछ मेडिकल जरूरी चीजें होती है। मान लो पहाड़ों पे आप जा रहे हो तो वहां पे जो है आपको एल्टीट्यूड सिकनेस कुछ होता है, तो उसके लिए कुछ दवा हो गया। तो बेहद ही जरूरी जो चीजें होती हैं वो आप लेकर के जाते हो अपने बैग में। सिर्फ वही चीज भरोगे जो जरूरी है, आप फालतू का कोई कचरा उसमें भर करके नहीं ले जाना चाहोगे।
तो यही बात यहां भी है कि जब तैयारी शुरुआत कर रहे हो आप किसी चीज की, तो आपको वही चीज पढ़ना है जो जरूरी है। वो कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा पाठ्यक्रम से, यानी कि सिलेबस से, ताकि आप कोई कचरा ना पढ़ो। ऐसा ना हो कि आप पूरा अपना बैग बहुत इधर उधर की चीजें सामानों से भर ले रहे हो और आप ढो के ले जा ही नहीं पा रहे हो, तो फिर तो बीच में आप अटक जाओगे भाई, पहाड़ आप चढ़ ही नहीं पाओगे, बीच में फिसल के रह जाओगे, तो कैसे हो पाएगा? कैसे आपका ट्रेवलिंग होगा? कैसे आप डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे? तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए जो जरूरी चीजें हैं बस हमें वही पढ़ना होता है। और वो जरूरी चीज क्या है? क्लास 12th का एनसीईआरटी। हमारा मतलब सिलेबस जो है, जो जरूरी पार्ट है वो क्या है? हमें सिर्फ क्लास 12th का एनसीईआरटी पढ़ना है। 2 किताबें हैं, पहला है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लास 12th का टेक्स्ट बुक, और इधर हिंदी में देख सकते हो मानव भूगोल का मूल सिद्धांत। अगला जो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, और इसमें देखिए आप भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ये 2 ही हमको पढ़ने हैं, 2 ही, एक ये हो गया और एक दूसरा हो गया। एक और आता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी करके, वो हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें 2 ही पढ़ना है। ये एक तो हो गया फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दूसरा हो गया हमारा इंडिया पीपल एंड ज्योग्राफी इकोनॉमी। ठीक है, तो ये 2 किताबें हैं। हाँ, मैं कहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये दोनों किताब जरूर खरीद लेना चाहिए। इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश वाला खरीद लेना, हिंदी मीडियम हो तो हिंदी वाला खरीद लेना। ठीक है, अब देखिए कि इसमें कितने चैप्टर्स आते हैं, ये थोड़ा देख लीजिए। अगर एनसीईआरटी का किताब आप लोगे, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, गूगल पे आपको मिल जाएगा। पहला यूनिट में एक ही चैप्टर है जिसको हम अभी पढ़ भी रहे हैं अपने क्लासेस में, पेड कोर्स में, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर और स्कोप क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये आप यूनिट 1 में पढ़ते हो। अभी आप डिटेल में आगे देखो बताएंगे कि इसका कंटेंट क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। दूसरा यहाँ पर कि आपको द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी और ग्रोथ पढ़ना है, यानी यूनिट 2 में 3 चैप्टर है। टोटल कितने यूनिट है? पहले किताब में 4 यूनिट है और टोटल जो चैप्टर है वो कितने हो जाते हैं? 10। दूसरे किताब में देखेंगे यहां पर 5 यूनिट है और टोटल चैप्टर हो जाता है 12। तो 12 और 10 मिलाकर के 22 चैप्टर टोटल यहां पर हो जाते हैं, और इन 22 चैप्टर को आपको पढ़ना है। 2 किताबें 22 चैप्टर, यूनिट वाइज देखोगे तो 9 यूनिट होंगे। ठीक है, 5 यहां 4 वहां, 9 यूनिट और 22 चैप्टर्स। 22 चैप्टर्स 9 यूनिट्स में ये बटा हुआ है। तो 9 यूनिट यानी 9 यूनिट 22 चैप्टर आपको यहां पर पढ़ना है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा डिटेल में, देखते हैं कि पहले चैप्टर में क्या है, दूसरे चैप्टर में क्या है, वो भी थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं। ये क्या था भाई? हाँ, ये जो है ये बुक का कंटेंट है, मतलब जो ये बुक देख रहे हो ना आप, यहाँ पे पीछे जो आपको किताब दिखाया था 2 किताब, तो पहले किताब में आपको इस तरीके से यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, टोटल 10 चैप्टर। यहां पे दूसरे किताब में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप एनसीटी का ऑफिशियल सिलेबस उठाओगे, एनसीटी का ऑफिशियल सिलेबस यानी कि जो एनटीए ने प्रोवाइड किया है, उसमें आपको ऐसे देखने को मिलेगा। यानी कि इन्होंने क्या किया है, इसको 4 यूनिट में इन्होंने भी बांटा है, 1 2 3 4, और इसको इन्होंने 5 यूनिट में यहां भी बांटा है, लेकिन उन्होंने चैप्टर वाइज नहीं दिया है। इन्होंने चैप्टर वाइज नहीं दिया, जैसे इसमें देखोगे यूनिट 1 में इन्होंने चैप्टर बताया नहीं, यूनिट 1 में छोड़ दिया ऐसे ही, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। यूनिट 2 में क्या किया है, पॉपुलेशन वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन चेंज। तो इन्होंने चैप्टर वाइज नहीं बताया है, लेकिन यूनिट इन्होंने वैसा का वैसा ही लिखा है। जैसे ये देखो, यूनिट ऐसा ही है, जैसे 4 यूनिट यहाँ पे था, तो 4 यूनिट इनका भी है, 4 यूनिट है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, कुछ चीजें मिक्स कर दिया है। इन्होंने थोड़ा डिटेल में बता दिया, जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या पढ़ोगे ये सब इन्होंने बता दिया है, सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या क्या पढ़ोगे ये भी इन्होंने बता दिया है, टर्सरी में क्या पढ़ोगे वो भी बता दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज एक चैप्टर है, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली, फिर क्यूनरी भी इसमें पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब इसमें है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अलग से बांट दिया है और थोड़ा डिटेल में बता दिया, जैसे उस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे। जैसे सेटलमेंट है, तो सेटलमेंट पे हम क्या क्या पढ़ेंगे, सेटलमेंट कहां चला गया, इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें इन्होंने सेटलमेंट को यहां से हटा दिया, इसमें इन्होंने सेटलमेंट नहीं दिया हुआ है, इसमें सेटलमेंट इन्होंने दिया है। बट सवाल आ सकते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया ही है, हम लोग वो भी पढ़ेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनके भरोसे नहीं रहना है। ये पूछ भी सकते हैं सवाल, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं वो हो सकता है कि भाई एनसीईआरटी का सीधा किताब उठाएं, वहां से देखेंगे तो ये आ सकता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। इसमें सेटलमेंट नहीं है, बट हम सेटलमेंट पढ़ेंगे क्योंकि इन पर हमें भरोसा नहीं है, ये सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, सेटलमेंट कम्युनिकेशन साइबर स्पेस, ये जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन और साइबर स्पेस। ये देखिए जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट है, जिसमें इनलैंड वाटरवेज, मेजर ओशन रूट्स, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रेल नेटवर्क है, ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे, इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है कि भाई उस चैप्टर के अंदर, जैसे सेकेंडरी एक्टिविटी है, तो सेकेंडरी एक्टिविटी में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और जो है आपका पीपल एंगेज इन सेकेंडरी एक्टिविटीज, कैसे लोग हैं जो सेकेंडरी स्टेज में जो है काम कर रहे हैं, ये सब तो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बता दिया है, आप इसको पढ़ भी सकते हो। जैसे यहाँ पर सेटलमेंट है, यहाँ पर इन्होंने ये वाला सेटलमेंट हटा दिया, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट, बट दूसरे वाले किताब
में यहाँ पर रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट दोनों, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो इस वाले में यानी कि इस किताब में आपको कैसे देखने को मिलेगा, सीधा ह्यूमन सेटलमेंट। लेकिन इसी चीज को इन्होंने बांट दिया है अपने सिलेबस में, ह्यूमन सेटलमेंट को इन्होंने रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट। तो ये आपको देखने को मिल सकता है कि सर इसमें तो रूरल अर्बन दोनों लिखा है, सर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो इसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, ह्यूमन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट सब मिल जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग मत समझो इसको, आपको बस ये किताब पढ़ना है। जब आप ये किताब पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, प्लानिंग इन इंडिया ये सब कंप्लीट हो जाएगा जब आप वो दोनों किताब पढ़ लोगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, जैसे पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में आप देखिए कि ये है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का फंडामेंटल क्या है ये हमें पढ़ना है, नेचर, उसका स्कोप। इस चैप्टर में आप बहुत कुछ पढ़ते हो, मतलब जैसे कि रेड जेल है, ठीक है, पॉल विडाल डी ला ब्लास हैं, और आपके जो है एलन सी सैंपल हैं, इन तीनों ने डेफिनेशन दे रखा है। और ये अभी हम पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं इस जो हमारा जो बैच चल रहा है उसमें हम ये पहला चैप्टर ऑलरेडी हमारा चल रहा है। तो अगर आपको भी तैयारी करना है आप जुड़ सकते हो, हमारे साथ पढ़ सकते हो। तो ये जो है इसमें प्रकृति और क्षेत्र, इसका प्रकृति क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या होता है, इसका अलग अलग डिसिप्लिन से क्या संबंध है, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या होता है ये भी आप इसी चैप्टर में सीखते हो। बात समझ आ रहा है। इसमें दो केस स्टडीज भी हैं, एक आपका बेंडा का है, एक करी का है, जो कि एक मतलब नॉर्थ पोल पे रहती है, उधर मतलब साइबेरिया साइड रहती है, एक उसका केस स्टडी दिया हुआ है। एक मध्य भारत में एक बेंदा नाम का जो है ट्राइबल आदमी रहता है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो वो सब भी आप इस चैप्टर में पढ़ते हो। अभी देखिए, पढ़ाना हमारा पर्पज नहीं है अभी चैप्टर, अभी ये समझना है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। सारा सिलेबस मैंने दिखा दिया है, पीछे आपने देखा कि ये जो एनसीटी का सिलेबस है इसमें सारा टॉपिक मेंशन्ड है, ठीक है, सारा टॉपिक मेंशन्ड है। आप इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सिंपल भाषा में कहें तो क्लास 12th का हमें दोनों किताब पढ़ना है, और उसमें जो जो दिया है सब एक एक लाइन, हमें हर एक लाइन पढ़ना है। यही सिलेबस है, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, और ना इसमें से एक भी लाइन छोड़ना है और ना इसके बाहर का कुछ पढ़ना है, ठीक है। बस यही है हमारा सिलेबस। बट फिर भी थोड़ा सा हम और आइडिया के लिए आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लगा दिए हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बीते सालों में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, सीयूटी का भी एग्जाम एनटीए ही करवाती है, एनसीटी का भी करवाती है, तो वो दोनों लगभग सिमिलर ही सवाल होता है, चाहे सीयूटी हो चाहे एनसीटी हो। तो ये देखिए कि इसमें किस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाता है। से पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर में सवाल जो पूछा गया, एक मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ये लिखा है कि कौन से स्कॉलर थे जिन्होंने डिफाइन किया ह्यूमन ज्योग्राफी को एज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। अगर कोई भी बच्चा जो हमारे साथ अभी एप्लीकेशन पे क्लास देख रहा है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इस सवाल का वो जवाब जरूर देगा और ट्रिक भी बताएगा कि मैंने इसका ट्रिक क्या बताया था, इस सवाल का मैंने ट्रिक क्या बताया था कि याद कैसे करना है। यहाँ पे संश्लेषित वर्ड को पकड़ना है, ये जो सिंथेटिक वर्ड है इसको पकड़ना है। चलिए मैं बता ही देता हूं। जैसे सिंथेटिक है तो यहाँ पे एक साउंड आ रहा है साइन का, ठीक है, SYN, साइंथेटिक। सिंथेटिक को हमने पढ़ा, क्या बताया था, साइंथेटिक। साइन यानी क्या कर रहा है, ये साइन कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, साइन कर रहा है। साइन कब होगा, जब आप जो है जेल लगाओगे। जेल कहां पे लगाओगे, ये जो जेल है आपका, जेल कहां पे लगाओगे भाई, अपने बालों में जब जेल लगाओगे, अपने बालों में जब जेल लगाते हो तो जेल लगाने के बाद बाल क्या होने लगते हैं, साइन करने लगता है। तो ये जो सिंथेटिक वर्ड है, हमें पूरा डेफिनेशन से मतलब नहीं है, हमें सिंथेटिक वर्ड से पकड़ना है। और सिंथेटिक मतलब साइन, साइंथेटिक। साइन, साइन कब होगा, जब आप अपने बालों में क्या लगाओगे, जेल लगाओगे, रेड जेल, ठीक है। तो जेल लगाओगे तो बाल आपका साइन करने लगेगा। कितना शानदार तरीके से इसका आंसर यहां पे आ जाएगा। एलन सी सैंपल, सी फॉर चर्चिल बताया था, एलन सी सैंपल, सी फॉर चर्चिल और सी फॉर चेंजिंग रिलेशनशिप, यानी डायनामिज्म पर कौन फोकस किया है, यानी बदलता हुआ जो रिलेशनशिप बहुत बदलता रहता है, डायनामिक रिलेशनशिप है, वो किसने कहा था कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है फिजिकल इन्वायरमेंट और आपका जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है, ह्यूमन सोसाइटी है, उनके बीच का चेंजिंग रिलेशनशिप को बताता है। तो ये सी फॉर चर्चिल और सी फॉर चेंजिंग रिलेशनशिप, ये हो गया। पॉल विडाल डी ला ब्लास, तो ये ब्लास को मैंने बोला था कि इसको पढ़ो आप, बचा ले। क्या पढ़ो, बचा ले। कब बचा लो भाई, तो जब आपका रिलेशन खराब होने लगे किसी के साथ, ठीक है, हो सकता है कोई भी हो सकता है, मतलब आजकल देखते हो कई लोग रिलेशन में रहते हैं, मतलब उनका संबंध जो है कई बार खराब हो जाता है, ठीक, चाहे पति पत्नी हो चाहे जो भी लोग हैं, कई बार रिलेशन खराब होने लगता है। रिलेशन जब भी खराब होता है तो कोई भी आदमी क्या करता है, अपने दोस्त को कॉल करता है और उसको कॉल करके बोलता है कि भाई बचा लो, समस्या हो गया है, बहुत भारी समस्या हो गया भाई, बचा लो, जो है जिंदगी हमारा ठीक से कट नहीं रहा है, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो जब भी समस्या होता है रिलेशनशिप में कुछ भी, तो क्या करता है आदमी, दोस्त को कॉल करता है और बोलता है कि भाई बचा लो, रिलेशनशिप हमारा बहुत, रिलेशन ठीक नहीं चल पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, भाई बचा ले। तो ये बचा ले कब कहते हो आप, इसको हमने पढ़ा, ये बचा ले नहीं है बट मैंने इसको पढ़ा,
बलाचे लिखा हुआ एक तरह से, ब्लास पढ़ते हैं इसको, बट बचाले मैंने पढ़ा और बचाले पढ़ा, इसको जानबूझ के पढ़ा ताकि हम याद कर पाए कि भाई इसने डेफिनेशन क्या दिया था। तो इसके डेफिनेशन में क्या है, रिलेशनशिप एक की टर्म है, रिलेशनशिप बताया जाता है इसमें, मतलब ह्यूमन एनवायरमेंट और आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट या फिर कह सकते हो ह्यूमन सोसाइटी और आपका फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच का एक रिलेशनशिप है, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप। तो उस पर फोकस कौन करते हैं, तो ये ब्लास साहब करते हैं। तो ये जो है तीनों मैंने डेफिनेशन आपको याद करवा दिया था। इसके बाद अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं है। हमारा इस सिलेबस डिस्कशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको एक एक सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि अभी हम जवाब बता भी देंगे तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं है। तो बस ये समझ लीजिए कि जैसे ये देखें, यहां पर क्या कह रहा है, द वेलफेयर और जो है ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट वाज मेनली कंसर्न्ड विद एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वेलबींग सच एज हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये वेलफेयर के बारे में बात कर रहा है। तो कौन सा ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो वेलफेयर के बारे में बात करेगा? वेलफेयर मतलब किसी का कल्याण करना, जैसे सरकार गरीबों का कल्याण करती है। पीडीएस प्रणाली जो है, पीडीएस सिस्टम जो है, मतलब गरीबों को जो है कम पैसे में, मतलब 2 रुपए 3 रुपए किलो चावल मिल जाता है, ठीक है, बुढ़ापे में जो है कई लोगों को पेंशन मिलता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, वेलफेयर स्कीम्स हैं। तो वेलफेयर क्या होगा, मतलब वेलफेयर मतलब क्या, कि सरकार क्या करती है, किसी को मतलब सोशल वेलबिंग का काम करती है, समाज सेवा करने की कोशिश करती है। जैसे फ्री में हेल्थ, जैसे आयुष्मान जो है हेल्थ कार्ड बनता है, वो क्या है, वो भी एक सामाजिक सेवा ही है, मतलब वो वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो वेलफेयर मतलब क्या, कि किसी को मतलब फ्री में हेल्थ दे दो, हेल्थ मतलब हेल्थ फैसिलिटी दे दो, एजुकेशन उनको दे। सरकारी स्कूलों में आप देखते हो कि पैसा नहीं लगता है। तो ये सब क्या है, तो ये बात सही है बिल्कुल। दूसरा वाला, द रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयज मार्क्सिज्म, ये आपका मार्क्स वाली जो थियरी है उसके बारे में होता है, उसके बारे में, और एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सोशल इक्वालिटी। देखिए, तो रेडिकल मतलब ये थोड़ा उग्रवादी होते हैं, ठीक है, और ये जो है आपका आमूलवादी भी इसको कहा जाता है, आमूलवादी, ये जो है हिंदी में आमूलवादी या फिर उग्रवादी कह सकते हो। ये जो विचारधारा है वो गरीबी, वंचना, सामाजिक असमानता के बारे में बात करती है। और जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उससे मतलब इसका जन्म हुआ है, ठीक है, मार्क्सवादी सिद्धांत। और मार्क्स क्या कहते थे भाई, तो मार्क्स वही है, वही आदमी है जो गरीबों मजदूरों के बारे में बात करते थे, ठीक है, और कहते थे कि भाई पूरा जो है हैव्स और हैव्स नॉट, वो आपने नाम सुना होगा कि भाई हैव्स को खत्म कर दो, सब खत्म कर दो, हैव्स नॉट का कब्जा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो गरीबों मजदूरों के बारे में बात करते थे। ये कौन करते थे, तो उसी बारे में, दोनों ही सही है। लेकिन मैं बता दूं कि इस हमारा सिलेबस डिस्कशन का ये पर्पज नहीं है कि हर सवाल का मैं जवाब दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो तो फिर क्लास हो जाएगा, क्लास नहीं है ये भाई, ये अभी फिर सिलेबस डिस्कशन है। लेकिन कुछ सवालों का जवाब मैं आपको बता दे रहा हूं। ये मैं क्वेश्चन इसलिए लगाया हूं कि आप देखो कि इस चैप्टर से किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, या फिर ओवरऑल किस प्रकार के सवाल आते हैं ज्योग्राफी में। तो एक तो हो गया भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब सिर्फ यहाँ पे एक डेफिनेशन दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए, आप अगर आपको आता है तो आप आइडेंटिफाई करके आंसर दे दोगे। कुछ आपको ऐसा रहेगा मल्टीपल स्टेटमेंट्स रहेंगे, 1 2, तो 1 2 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट भी हो सकता है, और उसमें फिर आपको पढ़ना है कौन कौन सही है, फिर यहाँ पर आपको आंसर टिक करना होता है। आगे बढ़ोगे अगर तो दूसरा चैप्टर देखेंगे। दूसरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर हमारा पीपल यानी कि जनसंख्या। तो जनसंख्या जानते हो, जनसंख्या, पीपल। तो जनसंख्या के आंकड़े कब निकलता है, जो सेंसस आपको पता है, सेंसस के बारे में पढ़ा है, तो इसी में पढ़ेंगे हम सेंसस के बारे में कि भाई सेंसस क्या होता है, जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। भाई गंगा के मैदानों के किनारे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि गंगा के मैदान में बहुत सारे लोग रह रहे हैं? यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि भाई बहुत कंजस्टेड है, एक ही जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। लेकिन जब जा रहे हैं राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में, तो वहां पे डेंसिटी बहुत कम है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है अलग प्रकार का है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कैसे वो बिखरे हुए हैं, कोई चीज कैसा बिखरा हुआ है धरती पे। तो भारत में कैसे बिखरे हुए हैं, तो गंगा के मैदान के किनारे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़े कम देखने को मिलेंगे। जो है वेस्ट इंडिया में आप देखोगे, मतलब आपका वेस्टर्न इंडिया जो राजस्थान का पार्ट है वहां में भी कम देखने को मिलेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कैसे वितरित है, कैसे वितरित है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, ये पैटर्न जो आप देखते हो उसको कहते हैं आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। डेंसिटी का मतलब है कि कितना, मतलब एक दिए गए क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं। तो आप देखो कि भाई बिहार का डेंसिटी बहुत ज्यादा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि बिहार में जो है एरिया कम है लेकिन रहने वाले लोग बहुत ज्यादा है। तो इसलिए यानी 1 किलोमीटर के एरिया में, जैसे ये देखो ऐसे मैं बना देता हूं, ये मान लो 1 किलोमीटर का एरिया है, मैं ये बना दिया, ये बना दिया, और ये मान लो ये भी 1 किलोमीटर का एरिया है, लेकिन इसमें मान लो ऐसे बना दिया। तो मैं पूछूं कि बताओ डेंसिटी किसका ज्यादा है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, तो इसका डेंसिटी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर ज्यादा लोग रह रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, यहाँ पर बहुत कम लोग रह रहे हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी कम और इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो डेंसिटी भी समझेंगे। ग्रोथ क्या होता है, मान लो किसी जगह पे बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे बच्चे पैदा करने लगे, तो वहां का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये मान लो शहर है बनारस,
तो एक थोड़ा शहर है। अब यहाँ पे मान लो कोई ऐसी इंडस्ट्री लग जाए, कल को ऐसी इंडस्ट्री लग जाए और बाहर के लोग बहुत सारे यहाँ पर काम करने आ जाए, तो क्या होगा, पॉपुलेशन यहाँ का बढ़ जाएगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होता है, प्रवास के माध्यम से होता है। जन्म दर अगर बढ़ जाए तो उसके माध्यम से होता है। मृत्यु दर अगर घट जाए, यानी कि जो है आपका मोर्टेलिटी रेट अगर आपका घट जाए, तो उससे भी पॉपुलेशन आपका बढ़ सकता है। जैसे आजकल मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो लोग पैदा होते हैं लेकिन जल्दी मरते नहीं है। भारत में पहले देखोगे, मतलब आजादी से पहले का काल में देखोगे तो लोग एवरेज देखोगे तो 30-35 साल जीते थे, लेकिन आज देखिए तो 70 से भी ज्यादा साल जी रहे। एवरेज मतलब शायद 70 के आसपास है कुछ डेटा, आप एक बार देखना। तो ये जो है, आप पहले जहां 35 साल जीते थे, आज आपका उम्र, एवरेज उम्र दुगुना हो चुका है लगभग। ऐसा कैसे हो गया भाई? ऐसा इसीलिए हो गया क्योंकि आज हमारे पास न्यूट्रिशन बढ़िया हो गया है, लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास खाने की कमी नहीं है। ग्रीन रिवोल्यूशन जब से आया उसके बाद से तो मतलब खाने की कमी है नहीं, तो लोग बढ़िया खाना खा रहे हैं मान लो, और साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज इतने इंप्रूव हो चुके हैं और बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है, और गरीबों को भी अब आयुष्मान जो है यहाँ पर हेल्थ कार्ड मिल रहा है, तो गरीब भी बढ़िया इलाज कर पा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में। तो ये जो है, अब देखिए कि अब मृत्यु दर काफी कम हो चुका है, तो इसलिए भी पॉपुलेशन आपका बढ़ सकता है। अब यह है कि पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है, तो ये पढ़ेंगे ही, ठीक है। स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, ये भी पढ़ेंगे आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पिलर्स, 4 पिलर्स क्या है वो भी समझेंगे। और ये कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, और अभी मान लो कि 2026 में आप एग्जाम दोगे, 27 में दोगे, तो 2026 का इंडेक्स पूछ सकता है कि एचडीआई में बताइए कि इंडेक्स, एचडीआई इंडेक्स कौन जारी करता है, और एचडीआई में 2026 में इंडिया का रैंक क्या है। तो यहां से थोड़ा सा करंट हमको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा, मतलब एक बस ये याद करना है कि एचडीआई में नया इंडेक्स क्या आया है भारत का, ठीक है। इसके इंडिकेटर्स कौन से हैं, इंटरनेशनल कंपैरिजंस देखेंगे भाई कि दूसरे देशों का कैसा है, और इसमें जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी शायद आता है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग इसमें, शायद भूटान ने इसको शायद अपनाया हैप्पीनेस इंडेक्स को। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, इस भी पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी ये सिलेबस है तो इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश में ज्यादा पढ़ रहा हूँ, बाद बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों हम लोग पढ़ते हैं अपने क्लासेस में, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसा सवाल आएगा, तो पहला सवाल देखिए, असर्शन रीजनिंग। अब इस सवाल का मतलब बस ये है, ये समझाना है कि सवाल ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे असर्शन दे देगा फिर रीजनिंग दे देगा। अब सवाल को कैसे पढ़ना होता है, कैसे उसको अप्रोच करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे आंसर तक पहुंचेंगे, वो हम लोग क्लासेस में डिस्कस करेंगे, या जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे तब। अभी बस ये समझिए कि भाई यहाँ पर किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगला देखें तो ये भी सवाल है, अब मिलान वाला सवाल आ जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि ट्राइंगल शेप्ड विथ वाइड बेस, तो ये जो ट्राइंगल है वाइड बेस है, तो ये ऐसा पॉपुलेशन पिरामिड किसका बनेगा, जब पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रहा होगा तो ऐसा पिरामिड बनता है। बेल शेप जब कहते हैं हम, बेल शेप जब ऐसे कुछ दिखता है, बेल शेप जब कहोगे तो बेल शेप का मतलब है कि अब जो है ये लगभग स्थिर हो चुका है, और अगर ये संकीर्ण आधार है, संकीर्ण आधार है, और यहाँ पर मतलब आधार भी पतला हो गया है, ये जो है नैरो बेस टेपर्ड टॉप, तो मतलब बेस भी नैरो हो चुका है, ऐसे हो चुका है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पे होता है कि भाई ये क्या है, डिक्लाइन पॉपुलेशन है, यानी जैसे जापान ओपान का है, इटली का है, डिक्लाइन कर रहा है पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग, अभी हमें सॉल्व नहीं करना है ये सवाल, ध्यान रखिएगा, ये बस ये समझना है कि अलग अलग किस किस प्रकार के सवाल आते हैं। एक तो एक आपका स्टेटमेंट, मतलब एक सवाल आएगा, कोई मतलब डेफिनेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नीचे 4 ऑप्शन उसमें से एक टिक करना है, मल्टीपल स्टेटमेंट आ सकता है, असर्शन रीजनिंग आ सकता है, मिलान वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के। अब अगला जो यूनिट है ह्यूमन एक्टिविटीज का, तो ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब मानव जब आया धरती पे तो किस किस प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है कि आप जिसमें कुछ ना कुछ लाभ के पर्पज से कुछ करते हो, मतलब आप चाहते हो कि भाई कुछ बेच दे तो हमको फायदा हो जाए। अब मान लो कि मैं तुम्हारे घर आता हूं, बस ऐसे ही कुछ काम कर देता हूं, ऐसे ही मतलब दोस्ती नाते तुम्हारे कुछ काम कर देता हूं, या फिर बिना पैसा लिए, बिना किसी जो है मॉनेटरी गेन के, कुछ भी मैंने मतलब मॉनेटरी पर्पज नहीं है, कुछ भी कमाना, पैसा कमाना नहीं है, बस मैं ये कहता हूं कि चलो तुम्हारा कुछ मदद कर देता हूं। तो जो आप मदद करते हो फ्री में अपने दोस्तों की या कुछ भी, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं आता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब ही है कि उसमें इनकम, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। तो वही हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है, यानी ह्यूमन जो है पैसा कमाने के लिए ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज हैं जिसको प्राइमरी एक्टिविटीज में रखा जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटीज मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, आप जैसे कि मान लो कॉटन है, कॉटन कहां से मिला जी, मतलब रुई कहां से मिला, तो रुई आपको मिलता है मान लो पेड़ से, जो मतलब पेड़ होता है ना कॉटन का, आप जानते हो ना, रुई का पेड़ होता है, क्या कहते हैं उसको, कॉटन ही तो कहते हैं ना, तो वो पेड़ होता है, तो उसमें से आपको रुई मिलता है। तो रुई जो है, रुई क्या हो गया, वो हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर से, कि भाई ये प्राइमरी सेक्टर से हमें रुई मिल गया, क्योंकि आपने सीधा जमीन में मतलब पेड़ लगाया, सीधा प्रकृति से कुछ लिया है। तो जो पेड़ उगाया वो प्रकृति का एक तरह से पार्ट है, एग्रीकल्चर, तो उसी में आ जाएगा।
तो एग्रीकल्चर भी प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। तो एग्रीकल्चर से जो भी मिल रहा है वो प्राइमरी एक्टिविटी में आ गया। अब प्राइमरी एक्टिविटी से आपने कोई जैसे रुआ निकाला, रुई जिसको कहते हो आप, तो कॉटन निकाला, वहां से कॉटन निकाल करके कॉटन से आपने धागा बना लिया और फिर उसी धागे से आप वस्त्र बनाते हो। जैसे मेरा ये शर्ट बना है वो भी मान लो कॉटन से बना हुआ है, तो या फिर नायलॉन, ये नायलॉन या फिर ऐसे भी कुछ अब सिंथेटिक कपड़े बनने लगे हैं। तो पहले मान लो कॉटन से, तो कॉटन से आपने जो है धागा बनाया, धागा से आपने उसको जो है स्पिंडल, बहुत सारी चीज आती है, जो है आपका ये जो पावर लूम होता है वहां पे भी बनता है ये सब, तो उसमें आपने बनाया, कैसे भी करके आपने धागा बना लिया, फिर धागे से आपने कपड़ा बनाया और इसी कपड़े से एक दर्जी ने सिल करके जो है मुझे कपड़ा दे दिया, मतलब शर्ट बना के दे दिया। देखो वस्त्र अलग होता है, मतलब सॉरी कपड़ा अलग होता है, कपड़ा जिसको कहते हो आप, कपड़ा अलग होता है, उससे वस्त्र बनाना एक अलग प्रोसेस होता है। तो मतलब कि वस्त्र मतलब कपड़ा था, कपड़े से आपने वस्त्र बना लिया। तो ये क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर आप उसका फॉर्म चेंज कर रहे हो, कुछ ना कुछ उससे आप बना रहे हो, नया बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो ये आ जाएगा सेकेंडरी एक्टिविटी में। यानी कि जो कॉटन इंडस्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं कॉटन इंडस्ट्री, तो जो कॉटन इंडस्ट्री आएगा जहां पे कपड़े बन रहे हैं एक तरह से धागे, मतलब रुई से कपड़े बन रहे हैं, वो क्या है हमारा, वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। लेकिन जब आप कॉटन उपजा रहे हो, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाएगा वो, तो वो हो जाएगा प्राइमरी एक्टिविटीज। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, बाद में अच्छे से पढ़ेंगे पूरा। टर्शियरी एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ज्ञान बांट रहा हूं एक तरह से, तो ज्ञान बांटने वाले लोग कौन से होते हैं, ये होते हैं टर्शियरी सेक्टर में। इसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर, की ये भाई बैठे बैठे सर्विस दे रहा है, मतलब मैं तो बैठे बैठे नहीं दे रहा हूं, बट मतलब बैठे बैठे भी सर्विस आप दे सकते हो। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर चेयर पे बैठ के आपको सर्विस दे सकता है, ठीक है, आप जाओगे बताओगे कि सर यहाँ पे मेरा जो है मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे बताइए क्या करना चाहिए, तो वो आपको दवा लिख के दे देगा। तो वो क्या है, एक तरह से सर्विस है। ना तो यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर से इसका संबंध है और ना ही इसका संबंध कोई मैन्युफैक्चरिंग से है, क्योंकि जो दवा दे रहा है आपको, दवा जो प्रेस्क्राइब कर रहा है, वो दवा आप मेडिकल स्टोर से जाके खरीदोगे, और वो जो दवा बना है किसी मेडिकल इंडस्ट्री में बना होगा वो, तो जहां पे वो मेडिकल इंडस्ट्री में बन के आया होगा, वो जहां पे बना होगा, तो वो जो दवा है वो क्या है, वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होगा। लेकिन जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर रहा है कि ये वाली दवा आपको लेनी है, आपको बुखार है, आप पैरासीटामोल खाइए, तो ये जो प्रेस्क्रिप्शन दे रहा है डॉक्टर, तो डॉक्टर जो काम कर रहा है वो हो जाएगा टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। इसके बाद आपके पास और भी आते हैं, जैसे क्वार्टरली एक्टिविटीज आता है, ये भी नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री होता है, पीपल एंगेज्ड इन क्वार्टरली एक्टिविटीज, सम एग्जांपल्स फ्रॉम सिलेक्टेड कंट्रीज। तो ये क्वार्टरली एक्टिविटीज में उससे और भी ऊपर के लेवल आ जाते हैं, और भी ऊपर के लेवल के आ जाते हैं। और जो क्विनरी सेक्टर जो सबसे लास्ट होता है, सबसे ऊपर का होता है, उसमें डिसीजन मेकर होते हैं, मतलब देश के टॉप, जैसे पीएम वीएम देखोगे ना, तो उसमें आप काउंट कर सकते हो उसको, जो डिसीजन लेते हैं। तो इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। अब कैसा सवाल आ सकता है, जैसे कह रहा है कि मध्य अमेरिका मैक्सिको में आदिम निर्वाह कृषि, झूम कृषि स्लैश एंड बर्न कृषि को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। झूमिंग कहां पे कहा जाता है, तो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है ना, वहां पे हम इसको कहते हैं, स्लैश एंड बर्न को क्या कहते हैं, झूमिंग कहते हैं, ठीक है। और मिल्पा अलग जगह पे कहते हैं, लादांग अलग जगह पे कहते हैं। तो ये सारा उसमें किताब में दिया हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, अलग से पढ़ेंगे। अब फूट लूज इंडस्ट्री ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे तुम जितना स्टार लगाना चाहो उतना स्टार लगा सकते हो, इसका तो कोई मतलब है नहीं। ये इतनी बार पूछा जा चुका है, सीयूटी में तो इतना बार पूछा है इसको कि भाई तुम थक जाओगे, इतना बार पूछा है फूड लूज इंडस्ट्री, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाला सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है इसमें आ गया कि भाई गोल्ड कॉलर जॉब किसको कहते हैं, ये किस में आता है, तो ये भी पढ़ेंगे हम लोग, गोल्ड कॉलर, ठीक है, व्हाइट कॉलर जॉब क्या होता है, पिंक कॉलर क्या होता है, वो सब उसमें दिया हुआ है किताब में, तो एक एक करके पढ़ेंगे, सब आपको बताया जाएगा। अगला ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, परिवहन, संचार और व्यापार। तो इसमें क्या है कि भाई तीन प्रकार के आप जनरली जानते हो, एक होता है आपके पास लैंड ट्रांसपोर्ट यानी स्थल परिवहन, जल परिवहन, और अगला वायु परिवहन, ठीक है। तो ये जो जलपरी है, जलपरी कहां पे जाएगी भाई, तो जल परिवहन में पार्ट हो जाएगी, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट, अब एयर ट्रांसपोर्ट एक होता है पाइपलाइन वाला ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जैसे तापी गैस पाइपलाइन के बारे में पढ़ोगे, जैसे क्या होता है कई बार हम लोग गैस जो है वो पाइपलाइन से भेजते हैं, पाइप से, पानी का भी पाइपलाइन से जो है सप्लाई होता है कई बार, तो ये जो है पाइपलाइन का भी एक अलग से ट्रांसपोर्ट होता है, उसको भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के बारे में आपने सुना होगा कि भाई ट्रांस कॉन्टिनेंट मतलब एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में चला जाता है कई सारा, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल नेटवर्क आपने सुना होगा नाम, तो वो भी हम इसी में सब पढ़ेंगे। एक ऑस्ट्रेलिया में भी है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सब कुछ इसमें पढ़ना है आपको। देखो यहाँ पे दिया भी ऑयल गैस पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और साइबर स्पेस के बारे में भी आपको पढ़ना है थोड़ा सा। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए अगला यूनिट 4 में क्या है, मतलब इससे सवाल है कुछ, जैसे ये पूछ रहा है, ये सेटलमेंट वाला है, सेटलमेंट वाला, उसके सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं कि सेटलमेंट वाले, जैसे ये क्या है कि भाई तीसरी जहां दो सड़कें तीसरी सड़क से मिलती हैं घर, इन सड़कों के किनारे, तो ये सवाल का कौन सा टाइप है, ये है कि भाई वन लाइनर क्वेश्चन है। ये क्या है, वन लाइनर यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, वन लाइनर क्वेश्चन।
तो यहाँ पे ये हो गया आपका यूनिट 4 से सवाल हो गया, ठीक है। अब ये क्या है कि उसी से सवाल है आपका, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट वाला सवाल आ गया। तो ये कैसा भी सवाल आ सकता है। अब देखिए पहला किताब का पूरा मैंने आपको बता दिया कि टॉपिक क्या क्या हमें पढ़ना है। दूसरे में देखिए जनसंख्या, पहला है भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था, यानी भारत के जनसंख्या मतलब कि वही पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, डेंसिटी पढ़ेंगे, ग्रोथ कैसे हो रहा है भारत के पॉपुलेशन का वो पढ़ेंगे, और फैमिली प्लानिंग के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। चेंज थ्रू टाइम रीजनल वेरिएशन, यानी कि टाइम के साथ कैसे चेंज हुआ है, 1920 के दशक में कैसा था पॉपुलेशन, मतलब कब किस टाइम पे कितना पॉपुलेशन था, वो सब यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि कैसे हुआ है, जनसंख्या की संरचना क्या है, इंडिया पॉपुलेशन का पिरामिड देखिए कि पहले ऐसे था, मतलब नीचे ब्रॉड बेस है, मतलब अभी भी हमारा जो जनसंख्या है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आगे देखें तो इसमें देखिए एक सवाल आया, जैसे कि ये बता रहे कि सेंसस के हिसाब से मतलब कुछ दिया हुआ है कि भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या 1881 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ कह रहा है कि भाई यहाँ पर पॉपुलेशन अबाउट इतना % है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं आंसर बता भी दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, और वीडियो खामा बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर का पर्पज ये नहीं सिखाना है कि जो है आपका मतलब सवाल सॉल्व करवाना पर्पज नहीं है। सवाल में भी आपको सॉल्व करवाऊंगा बाद में, उसके लिए आप इंतजार करते रहिए। हम PYQ के सारे सवाल आपको करवाएंगे, इसी यूट्यूब पे फ्री में होगा सारा। लेकिन इस सवाल को लाने का पर्पज ये है कि इस चैप्टर से इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, या ओवरऑल समझना चाहो तो भाई ये बता सकते हैं कि भाई मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनटीए बहुत पूछती है। ये क्या है, तो फिर से वो बात कि भाई यहाँ पर असर्शन रीजनिंग का भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। असर्शन रीजनिंग पे भी बहुत फोकस करती है एनटीए। आगे बढ़े, मानव अधिवास यानी ह्यूमन सेटलमेंट, तो टाइप ऑफ सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट पढ़ोगे और अर्बन सेटलमेंट। तो ये अलग अलग प्रकार के सेटलमेंट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के, ठीक है। एक होगा गुच्छित सेटलमेंट, एक होता है स्पार्स्ड सेटलमेंट, एक होता है बहुत कंजस्टेड वाला होता है, ठीक है, मतलब बल्ली सेटलमेंट, पता नहीं अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब हिंदी में और इंग्लिश में नाम अलग अलग होता है, उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब पहाड़ पे घर बना रहे थे कई लोग, देखा होगा ना, तो वहां पर स्पार्स पॉपुलेशन होता है, तो स्पार्स सेटलमेंट होता है, मतलब दूर दूर पे जो होता है, ठीक है। फिर जियोमेट्रिकल शेप के अनुसार भी होता है सेटलमेंट, जैसे एक मतलब ये हो सकता है, जैसे एक तालाब है, तालाब के किनारे जो है कई लोगों ने घर बना लिया है, ठीक है, तो ये सर्कुलर सेटलमेंट हो सकता है ऐसा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लीनियर सेटलमेंट देखो, लीनियर सेटलमेंट मतलब कि ऐसे एक सड़क गया है और सड़क के किनारे जो है ऐसे ऐसे घर बना लिए, तो ये लीनियर सेटलमेंट हो गया। ये क्या हो गया, लीनियर सेटलमेंट हो गया कि भाई एक सड़क है, सड़क के किनारे हमने घर बना लिया, तो ये लीनियर सेटलमेंट हो गया। ऐसा भी हो सकता है टी शेप्ड सेटलमेंट हो सकता है, जैसे ये देखो एक सड़क ऐसे जा रहा है, एक सड़क ऐसे यहां से निकल के ऐसे गया है, तो अब ये टी शेप्ड मतलब अब इसके किनारे बन जाएगा ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, टी शेप्ड सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिकल शेप के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे यहाँ पर होता है, जैसे इसमें और भी नाम दिया है, जैसे क्लस्टर्ड सेटलमेंट, ठीक है, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेटेड, ठीक है, डिस्पर्स सेटलमेंट, जिसको मैं स्पार्स सेटलमेंट कह रहा था, स्पार्स सेटलमेंट, वो डिस्पर्स भी आप इसको कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये क्या है भाई, इसमें भी मिलान आ गया, जैसे प्राचीन नगर पूछ रहा है, एंशिएंट टाउन, तो आप जानते हो कि इसमें से कौन सा हो जाएगा, मतलब आप देख लेना, मदुरई जैसे कह सकते हो आप, मदुरई है, ठीक है। वाणिज्यिक नगर कौन सा है, इसमें बता सकते हो आपकी भाई हैदराबाद वाणिज्यिक हो सकता है, ठीक है। मध्यकालीन नगर पूछ रहा है, तो इसका आंसर अभी हमें जानना का जल्दी नहीं है, अभी इसका आंसर पर पहुंचना ही है अभी हमें, ठीक है। ये समझना है कि मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, बस ये समझो, ठीक है। मध्यकालीन नगर कौन सा है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, चंडीगढ़ तो अभी नया बना हुआ है, ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो कि ये आधुनिक नगर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला चलते हैं। ये देखिए अगला, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होता है भाई, मतलब जिसका भी यूज आप कर रहे हो ना अपने डेली लाइफ में, अपना यूज जिस भी चीज को आप देखते हो कि नहीं इसका हम अपने डेली जीवन में हम इसका उपयोग करते हैं, कोई भी चीज, जैसे ये पेन हम उपयोग कर रहे हैं, तो ये क्या है, संसाधन हो गया। ये घड़ी संसाधन हो गया, ये कपड़ा संसाधन हो गया। हर एक चीज जो आपको आसपास दिखती है सब संसाधन में आ जाता है, रिसोर्स में आ जाता है, यानी ह्यूमन जिस भी चीजों का यूज कर रहा है अपने जरूरत के लिए, वो सब आपका आ जाता है संसाधन में। तो रिसोर्स क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, तो इसमें आप ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में भी समझोगे। हालांकि पीछे हमने जैसे पार्ट 1 में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ लिया, ह्यूमन डेवलपमेंट का एक अलग चैप्टर था ना, तो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं आएगा, बट इंडिया के रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे कि भाई यहां पर डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। और नीति आयोग का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो क्या है, तो यहां पे आपको वो सब भी पढ़ना होगा। वाटर रिसोर्सेस क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, मतलब इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड अदर यूजेस, मतलब पानी का कहाँ का यूज होता है वो सब पढ़ेंगे। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सेट मैनेजमेंट क्या होता है ये भी पढ़ोगे आप। और इसी में कुछ जो है यहाँ पर कि अलग अलग प्रकार के ये है, मतलब इसमें कुछ डेट्स होते हैं वो भी हमें
याद करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो हमें पढ़ना होगा। आगे पढ़ते हैं। अगला देखें तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो हमारे देश में कौन कौन सा मिनरल है, कहाँ कहाँ पे क्या पाया जाता है, वो सब भी यहाँ पर पूछा जाएगा। जैसे पिछले वाले किताब में रिसोर्स के बारे में कटांगा जाम्बिया करके एक आता है बार बार, कटांगा जाम्बिया, ठीक है। तो कटांगा जाम्बिया एक यहाँ पे एक बहुत बार पूछा है कि रूर, भाई रूर क्या है, रूर। तो ये जो रूर क्षेत्र है कहाँ पे है, ये बताइए भारत में कहाँ पे है। तो ये रूर क्षेत्र के बारे में कई बार पूछा है, ठीक है। रूर वैसे एक जगह है जर्मनी में, लेकिन इंडिया में भारत का रूर एक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। प्लानिंग क्या है भाई, तो ये केस स्टडीज पे दिया हुआ है, आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें भी केस स्टडी है, तो केस स्टडी से भी सवाल आते हैं तो वो भी पढ़ेंगे। इसमें है कि भाई एनर्जी रिसोर्सेज, तो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल या फिर नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल, ये दोनों के बारे में हमको पढ़ना है, यानी कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल दोनों प्रकार के। कन्वेंशनल क्या है, जैसे आप कोयले से बिजली उत्पादित कर रहे हो, ये कन्वेंशनल है। अनकन्वेंशनल कौन सा है, जैसे आप सोलर सेल आप लगाते हो, उससे एनर्जी पैदा करते हो, तो वो आपका अनकन्वेंशनल है। आगे बढ़े अगर हम, फिर से असर्शन रीजनिंग का सवाल है, तो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। लीनियर क्वेश्चन हो सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन, मिलान वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, मैच करने वाले, असर्शन रीजनिंग का सवाल हो सकता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के सवाल यहाँ पे हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी तक तो इतना ही आया है। भारत में फसल ऋतु के संबंध में बताइए। तो फसल ऋतु क्या होता है, रबी क्रॉप कौन से होते हैं, रबी कब लगाया जाता है, जायद कब लगाया जाता है, खरीफ कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, उसके कौन कौन से फसल होते हैं। जैसे अगर राबी का देखोगे तो राबी के 3 फसल मैं याद करवाता हूं, BMW, ठीक है, ठीक है, BMW। तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो मस्टर्ड हो गया, ये W से आपका हो गया यहाँ पर व्हीट हो गया, ये हो गया आपका B से, याद नहीं आ रहा है, B से बाजरा, अरे क्या तो बताया था, देखो मैं ट्रिक बनाता हूं, मैं ही कई बार भूल जाता हूं, कोई बात नहीं। मतलब आप चाहते हो चना जैसे होता है, चना भी इसी में आता है, राबी में आता है, मटर भी राबी में आता है। तो उसी तरीके से जब मस्टर्ड है, सरसों जिसको कहते हो, व्हीट मतलब गेहूं, ये आपका हाँ बारले, ठीक है। तो ये जो बारले है इसी में आ गया, बारले, मस्टर्ड और व्हीट। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये ट्रांसपोर्ट क्या, जैसे ये देखो ट्रांस कॉन्टिनेंटल वाला है, ठीक है, सॉरी ट्रांस साइबेरियन है। तो ये जो ट्रांस साइबेरियन जो है आपका, ये देखो आप पूरा ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे अलग अलग कंटिनेंट में अलग अलग प्रकार का ये रेलवे नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हालांकि ये इंडिया के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, इंडिया के रेस्पेक्ट में। और पीछे वाला जो किताब था वहां जो ट्रेड के बारे में था, ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो वो वर्ल्ड लेवल पे पढ़ेंगे, पूरी दुनिया का देखेंगे। यहाँ पे अपने भारत का देखेंगे, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में आपने सुना होगा, तो उसके बारे में हम यहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका स्वर्णिम चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, ये तो इसमें आ जाएगा। और फिर वेस्ट टू ईस्ट है, एक नॉर्थ टू साउथ है, तो ये जो रोड नेटवर्क है उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड चेंजिंग कैसे हो रहा है, पैटर्न देखेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है इसमें कैसे सवाल है, तो ये जो है आ गया मिलान के लिए। तो ये अब पूरी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, ये कुछ चीजें हैं। देखिए सेकंड जो किताब है उसमें आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, और याद करने के लिए जो ज्यादा चीजें हैं वो सेकंड में है। सेकंड किताब में आपको ज्यादा फैक्ट्स मिलेंगे, फर्स्ट किताब में आपको ज्यादा थियरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको रखना पड़ेगा, और सेकंड किताब में आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग NH1 के संबंध में लिखित कौन सा सत्य है, कहां से कहां तक जाता है, और कितने किलोमीटर तक स्ट्रेच है उसका, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। रेलवे नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, 3, 4 सब दिया हुआ है, तो वो सब के बारे में आपको याद करना होगा, ठीक है। अगला है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। मतलब भारत में कौन कौन सी समस्याएं हैं, जैसे स्लम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यानी अर्बन सेटलमेंट में आप देखोगे कई सारे स्लम्स एरिया बन जाते हैं। दिल्ली में धारावी पर एक यहाँ पर इसमें केस स्टडी है, तो केस स्टडी भी हमें पढ़ना है, केस स्टडी से भी सवाल आया हुआ है। तो ये जो है वेस्ट डिस्पोजल, अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन क्या होता है, मतलब जैसे कि लड़कियां जो है शादी के बाद सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, शायद 68% के आसपास, देख लेना एक बार, मैं भूल चुका हूं, मतलब ऐसा तो नहीं, रोज पढ़ता रहता हूं तो सब कुछ याद नहीं है डेटा, बट ये है कि 68% के आसपास यहाँ पर है जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। अभी हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, बट यह है कि लगभग 60% से ज्यादा महिलाएं आप देखो कि शादी के बाद वो माइग्रेट कर जाती है, मतलब अपने ससुराल चली जाती है। तो माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है मैरिज। तो मैरिज के बारे में जानोगे, ये सवाल भी आता है कई बार कि भाई सबसे बड़ा जो माइग्रेशन कारण है महिलाओं का वो क्या है, तो मैरिज होगा उसमें। पुरुषों के लिए क्या है, तो पुरुष जो है माइग्रेट करते हैं काम करने के लिए, यानी दूसरे शहरों में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन होता है पुरुषों का माइग्रेशन, वो काम की तलाश में होता है कि भाई काम खोजते खोजते वो दूसरे जगह पे चले जाते हैं काम करने। तो माइग्रेशन का पुरुषों के लिए कारण अलग होगा भारत में, महिलाओं के लिए कारण जो है वो अलग है। तो ये सब भी आपको समझना पड़ेगा, और एक तरह से जब ये समझ लोगे, दोनों किताबों को समझ लोगे, तो वर्ल्ड में जो भी चीजें चल रही हैं,
ठीक है, जो भी चीजें ज्योग्राफी से जिसे ज्योग्राफी से इकोनॉमी का क्या संबंध है, ये सब मतलब थोड़ा बहुत आपको समझ में आने लगेगा। यानी धरती पर लोग कहाँ कहाँ से रह रहे हैं वो सब आपको समझ में आने लगेगा। और भी अच्छे समझना है तो थोड़ा सा क्लास 11th का पढ़ लोगे तो फिर पूरी दुनिया को अच्छे समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन का इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन है पूरे दुनिया के लेवल पे और अपने भारत में कैसा है वो सब आपको समझ में आएगा। तो ये जो है अपशिष्ट निपटान का यानी वेस्ट डिस्पोजल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में। कहीं पे भी कचरा आप देखोगे कि कहीं भी फेंक देते हैं हम लोग, वेस्ट को सही से डिस्पोज नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ा। फिर देखो कि बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बन जाते हैं, तो कूड़े के पहाड़ देखोगे कि दिल्ली के पास में बहुत सारा कूड़ा का पहाड़ आपको देखने को मिलेगा और अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह एक ऐसा देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, मलिन बस्तियां जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये स्लम्स जो है स्लम्स बन जाते हैं। लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम है कि भाई लैंड का जो उपजाऊपन था पहले कुछ और हुआ करता था, अब नहीं है वैसा, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाई हमारे देश में कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। अब ये देखिए धारावी के संबंध में यहाँ पर सवाल पूछ दिया, तो धारावी के संबंध में सवाल आया, वो केस स्टडी था वहां से सवाल आ गया। ठीक है, तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाला सवाल है। आगे देखें तो यहाँ पे सवाल है कौन सा रोग जो है जल प्रदूषण के कारण सर्वाधिक सामान्य रूप से फैलता है, तो ये भी पूछा जा सकता है भाई। तो ये वन लाइनर वाला क्वेश्चन आ गया हमारा। आगे देखिए, तो ये पूरा हमने आपको बता दिया ज्योग्राफी का सिलेबस। ज्योग्राफी के सिलेबस का इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ गया है। पहला डेमो क्लास भी मैंने पहले अपलोड कर रखा है, उसको भी जाकर देख लीजिएगा। कैसे ज्वाइन करना है, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन जो है ये डाउनलोड करना है सर्च करके। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा जो है खोलोगे तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, जैसे एनसीटी चाहिए तो एनसीटी आईटीपी यहाँ पर सिलेक्ट करना, फिर यहाँ पर जो है आप देख लेना कोर्स आपको दिख जाएगा और सिंपली यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक करके आप पेमेंट कर देना, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अब जो है आगे के अपडेट सारे आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, फ्री क्लासेस। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी हम लोग कराएंगे और एनसीटी ओरिएंटेड वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो एनसीटी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। और बैच में जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, बता दिया कैसे जुड़ना है। ठीक है, और आगे के सारे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए, तो ये जो है ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपके मन में कुछ पूछना है, कुछ सवाल है, तो आप जरूर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको पढ़ करके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहे, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।